हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन इंटरनल हो या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री कराई जाती है। हम आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई आपका सिलेबस में कोई पैटर्न चेंज किया गया है, कुछ भी हो, हर एक चीज़ हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो भी आपके इसी प्रिपरेशन के लिए है। देखिए, हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन हो गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसके अलावा भी अगर पैटर्न में चेंज होता है, जैसे रिसेंटली चेंज हुआ है कि एमसीक्यूज़ आ गए, आए ना। तो अब हम हर चैप्टर के लिए आपसे अलग अलग एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि हम एमसीक्यू करा रहे हैं। तो यहाँ पर आज जो हम लाए हैं वो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। तो याद रखिए 9th और 10th में, क्योंकि आप अभी 8th से 9th में आए हो तो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल भी क्लियर रखिए कि यहाँ पर 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। तो ए में हमारी बुक चलती है क्षितिज और कृतिका कोर्स ए में, और कोर्स बी में हमारी चलती है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो आज जो मैं करा रही हूँ वो है कोर्स बी की हमारी जो मेन पुस्तक है, आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का गद्य खंड। अच्छा, अब ये जो गद्य खंड और पद्य खंड क्या है, स्पर्श की जो हमारी बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अभी तक जैसे आपकी हिंदी की एक बुक रहती थी, उसी में कविता भी रहती थी, उसी में दोहे रहते थे, उसी में कहानी रहती थी, निबंध रहते थे, सभी कुछ रहता था। लेकिन अब क्या किया है उन्होंने, अब आपके पास बुक एक ही है, लेकिन इसको 2 अलग अलग खंडों में उन्होंने विभक्त कर दिया है। तो गद्य खंड में हमारी क्या चीज़ रहेगी, कहानी है, आपके निबंध हैं, एकांकी हैं, नाटक हैं, ये सभी कुछ आपका रहेगा। फिर आपका जो पद्य खंड आता है उसमें कविता हो जाती हैं, दोहे हो जाते हैं, चौपाइयाँ हो जाती हैं, पद हैं, गज़ल हैं, ये सभी कुछ ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एक पहला हमारा जो खंड आ रहा है गद्य खंड, उसमें से आज जो हम ले रहे हैं वो है पाठ संख्या 6। कौन सा है? पाठ संख्या 6, शुक्र तारे के समान। तो यहाँ शुक्र तारे के समान जो आपको बताया गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया है शब्द शुक्र तारे महादेव देसाई जी के लिए। कौन है ये? जो है गांधी जी के सचिव थे, निजी सचिव थे। गांधी जी को चांद बोला गया। जैसे आप आसमान में देखो ना, तो सबसे चमकने वाला क्या होता है? वो चांद होता है। चांद के बाद जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है वो होता है शुक्र तारा। तो यहाँ पर जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था तो सबसे ज़्यादा कौन फेमस थे? वो थे हमारे गांधी जी। और गांधी जी को जो सपोर्ट करने वाले थे वो थे महादेव देसाई जी। तो उन्हीं के लिए इस पाठ में इस्तेमाल किया गया है शुक्र तारा, क्योंकि चांद के बाद जो एक तारा समझता है ना, उसको हम शुक्र तारा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये शुक्र तारे का समान जो पाठ है वो महादेव देसाई जी के लिए जो है पूरी तरीके से डेडिकेट किया गया है। तो ये चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जो हम आज करने जा रहे हैं वो है उनके एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हिंदी में जिसे हम बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। एक प्रश्न 4 ऑप्शंस। तो पहला जो प्रश्न आ रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी कोई पार्ट पढ़िएगा पूरा डिटेल से, जब भी कोई आप एमसीक्यू करो या उसके कोई भी क्वेश्चन करे जा रहे हो, चैप्टर आसानी से पहले पढ़ लेना पूरा डिटेल में अच्छे से, तभी आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास, ये तीनों नेता भारत के किस स्थान से संबंधित थे? ये 3 नेताओं के नाम दिए गए हैं आपको। भारत, ये पार्ट जब का है जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो ये हर जगह से अलग अलग नेता उभर कर आए। तो ये 3 नेता किस सिटी से निकल कर आए थे, किस सिटी में कार्यरत थे ये? बम्बई, गोवा, गुजरात, सूरत। बम्बई को अब मुंबई कहा जाता है, लेकिन पहले तो बम्बई कहा जाता था। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये तीनों नेता जो संबंधित हैं वो हैं बम्बई से, यानी कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए कहाँ पर कार्यरत थे? बम्बई में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2, शुक्र तारे को किसका साथी माना गया है? किसका साथी है शुक्र तारा? मंगल, सूर्य, चंद्रमा, सायंकाल का। तो किसका साथी माना गया है? वो है चंद्रमा का साथी है। क्योंकि देखिए, हम जब आसमान की तरफ देखते तो सबसे ज्यादा चमकता चांद है। चांद के बाद अगर आसमान पे हमारी किसी की निगाह जाती है तो वो है सेकंड तेज चमकने वाला तारा। तो वो जो तेज चमकने वाला तारा कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं शुक्र तारा। ठीक है ना? तो ये क्या है? वो चंद्रमा का साथी होता है शुक्र तारा।
नेक्स्ट आते हैं, आकाश के तारों में सबसे अनोखा तारा किसे कहा गया है? मंगल, शुक्र, चंद्रमा या ध्रुव? तो किसको बोला गया है? वो है आपका शुक्र तारा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों पर कौन नजर बनाए रखते थे? जो उनका गांधी जी का पूरा पूरा दिन का जो रूटीन होता था, क्योंकि भाई इतने बड़े व्यक्ति थे और इतने ज़्यादा मशरूफ़ व्यक्ति थे, कार्यरत रहते थे, तो उनका बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता था। कभी कहीं भाई भाषण देना है, कभी लोगों को मोटिवेट करना है, या कभी किसी स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट लेना है, या कोई मीटिंग करनी है। तो वो उनकी जो प्रतिदिन की जो गतिविधियाँ होती थी, उन पर नज़र कौन बनाता था कि भाई उनकी ये जो गतिविधि है सही है, या इससे वो कुछ और लाभ उठा सकते हैं? ये सारी चीज़ें कौन वैल्यूएट करता था? महादेव, शंकरलाल बैंकर, लेखक या उमर सुबानी? तो कौन करता था? उनके सभी पर निगाह रखता था, वो था महादेव देसाई जी, क्योंकि उनके निजी सचिव थे वो। एक तो पहली बात तो ये, और दूसरा क्या चीज़ से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, देश को फ़ायदा हो सकता है, ये महादेव जी अच्छी तरीके से समझते थे। तो गांधी जी की इन सभी गतिविधियों पर बहुत निगाह रखते थे। अब आते हैं, सन 1919 में कौन सी घटना ने पंजाब में हाहाकार मचा दिया था? कौन सी ऐसी घटना थी? तो ये घटना बहुत ही फेमस है। आज भी अगर हम सुनते हैं या उसके बारे में कोई पिक्चर में देखते हैं, या हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एक गुस्सा भी आता है और एक दुख भी होता है। तो वो घटना कौन सी थी? नेताओं की गिरफ्तारी ने, आतंकवादी हमलों ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, या भगत सिंह की फांसी ने? तो 1919 में पंजाब में जो सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि एक ऐसा पार्क था जिसमें एंट्री और एग्ज़िट के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, और वहाँ पर उस दिन जो है एक सभा की गई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्र थे। उस दरवाजे, सिर्फ एक सिंगल दरवाज़ा जो था, बहुत सारे लोग अंदर पार्क में थे, और बाहर से अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने उस एक सिंगल रास्ते को ब्लॉक करके वहाँ पर पूरी तरीके से सेना तैनात कर दी और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो वहाँ पर जितने लोग थे सभी लोग, लगभग सभी लोग मारे गए। तो अभी भी जब भी आप पंजाब जाओ तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हो कि उसको देखकर तो मतलब अंग्रेज़ों पे हमें गुस्सा भी आता है, और इतने सारे लोग मरे तो उसका लेकर दुख भी होता है। तो 1919 में पंजाब में कौन सी घटना घटी थी? वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6, आंखों में तेल डालने का क्या आशय? ये एक मुहावरा है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आंखें साफ करना, नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, नियम पूर्वक रहना, प्रत्येक चीज को बहुत गौर से देखना। तो आंखों में तेल डालने का आश्रय होता है प्रत्येक चीज को बहुत गौर से देखना। यानी कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, आप कोई पारखी कारीगर होगा या कुछ होगा, तो हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखें। जैसे आपकी टीचर है, आप जब आपको ये असाइनमेंट करके लेकर स्कूल जाते हो ना, तो टीचर बड़े ध्यान से हर एक चीज़ देखती है, और आपकी एग्जामिनेशन कॉपीज़ को बहुत ध्यान से देखती है। तो आंखों में तेल डाल रखा है क्या? तो तेल डालने का मतलब अर्थात क्या है कि आपकी आंखें साफ है, तभी आप इतनी बारीकी से जो है निरीक्षण कर रही हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक चीज़ को बहुत गौर से देखने का तात्पर्य होता है आंखों में तेल डालना। अब आते हैं, लेखक ने छोटा बादशाह किसे कहा है? अब जो हमारे लेखक हैं उन्होंने छोटा बादशाह किसको बोला है? वायसराय को, गवर्नर को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड माउंटबेटन को? तो किसको बोला था छोटा बादशाह? वो बोलते हैं वायसराय को। भाई बड़ा बादशाह तो इंग्लैंड में बैठी महारानी एलिजाबेथ थी, जिनके निरीक्षण में ये सारी कार्रवाई होती थी। लेकिन भाई अब वो तो ब्रिटेन में है, अब यहाँ पर उनके सारे आदेशों को पालन कराना भारत में किसका काम था? वो था वायसराय का काम था। तो उसको इसलिए बोला जाता था छोटा बादशाह। प्रश्न संख्या 8 है, महादेव जी ने विद्यार्थी काल में कहाँ नौकरी की थी? जब वो विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में थे तो उन्होंने जॉब करी थी। तो वो किस जगह पर उन्होंने जॉब करी थी? गांधी जी के आश्रम में, समाचार पत्र में, सरकार के अनुवाद विभाग में, या वकील के पास? तो गांधी जी के आने से पहले जब वो स्टूडेंट थे तो उस समय उन्होंने जो है वो है सरकार के अनुवाद विभाग में। अब सरकार कौन सी थी? अंग्रेजी सरकार थी। अब अंग्रेजी सरकार का सारा दस्तावेज, यानी जाहिर सी बात है वो अंग्रेजी सरकार, तो सभी जितने डॉक्यूमेंटेशन होते थे वो सभी इंग्लिश में होते थे।
तो अब इंडिया में लोगों के पास भाई इंग्लिश की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी, तो उसको बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करना पड़ता था। तो उन्होंने एक विभाग ये बना दिया था, अनुवाद विभाग, जिसमें जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो भारतीयों के लिए ज़रूरी होते थे, तो उनको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाता था। तो उसी विभाग में महादेव देसाई जी ने कार्य किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। प्रश्न संख्या 9 है, नरहरि भाई और महादेव ने साथ साथ किसकी पढ़ाई करी थी? भाई ये दोनों बड़े फ्रेंड्स थे और स्टूडेंट लाइफ से साथ में थे, तो साथ साथ वो किसकी पढ़ाई कर रहे थे? संपादकीय, वकालत, स्नातकोत्तर या हिंदी अनुवाद की। तो इन लोगों ने जो साथ साथ पढ़ाई करी वो थी वकालत की, यानी कि लॉ की जो डिग्री ली जाती है वो इन दोनों ने साथ साथ करी थी। किसने? नरहरि भाई और महादेव देसाई ने। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 10, गांधी जी अपने लेख कहाँ लिखा करते थे? अब गांधी जी बहुत सारे लेख लिखते थे, तो उसको प्रकाशन के लिए भी एक पत्रिका या कुछ समाचार पत्र चाहिए जिसमें छपते होंगे उनके पत्र। तो वो कौन सी पत्रिका थी या पत्र था? तो देखिए क्या है, द हिंदू, ट्रिब्यून, बॉम्बे क्रॉनिकल या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के लेख कहाँ लिखा करते थे, वो कहाँ छपते थे? वो थे बॉम्बे क्रॉनिकल में। महादेव के घनिष्ठ मित्र कौन थे? उनके बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, हम लोग के एक फास्ट फ्रेंड होता है ना, तो महादेव जी के जो फास्ट फ्रेंड थे वो कौन थे? लेखक, गांधी जी, संपादक या नरहरि भाई? तो जाहिर सी बात है कि उनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो थे आपके नरहरि भाई, क्योंकि दोनों ने साथ में लॉ की एजुकेशन प्राप्त करी दोनों ने, और तो बात ही काफ़ी टाइम साथ में रहे, तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो गए थे वो। प्रश्न संख्या 12 है, सन 1934 और 35 में गांधी जी कहाँ रहने लगे थे? हम सभी को पता है कि वो गुजरात में सेवाग्राम में रहते थे, लेकिन सन 34-35 में उन्होंने अपने रहने का स्थान बदल दिया था। तो वो कहाँ पर आकर रहने लगे थे? वर्धा के महिला आश्रम में, मगनवाड़ी में, सेगांव में या गुजरात में? तो वो 1934 और 35 के बीच जो है वो आकर रहने लगे थे सेगांव में। प्रश्न संख्या 13 है, गांधी जी ने किस अखबार को हफ्ते में 2 बार निकालने का निश्चय किया? ऐसा कौन सा अखबार था कि वो चाहते थे कि हफ्ते में 2 बार चले? भाई पहले इसको बोलते हैं, एक तो एग्जाम होता है ना, वीकली होता है, डेली होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ट्वाइस इन अ वीक होते हैं, है ना, तो वो आपका द्विसाप्ताहिक कहलाता है। तो इस तरीके की कौन सा पेपर था जिन्हें उन्होंने वीक में 2 टाइम निकालने के लिए, ट्वाइस इन अ वीक निकालने के लिए बोला? बॉम्बे क्रॉनिकल, नवजीवन, यंग इंडिया या युग चेतना? तो वो पेपर था आपका यंग इंडिया, क्योंकि भाई देखिए उस समय क्या चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो गांधी जी के मोटिवेशनल लेख बहुत सारे होते थे जिससे जो यूथ है वो आकर्षित होता था, क्योंकि यूथ का बहुत पार्टिसिपेशन था इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो वो चाहते थे कि ये पत्रिका अगर 2 बार निकलेगी तो ज़्यादा यंगस्टर्स पढ़ेंगे और वो स्वतंत्रता में पार्ट लेंगे। इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस साप्ताहिक पत्रिका को कम से कम वीक में ट्वाइस निकालना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14, महादेव की खास बात क्या थी? जो महादेव देसाई थे उनकी सबसे खास बात, उनकी क्वालिटी क्या थी? काम को समय पर पूरा करना, पहले काम करना, 4 घंटे के काम को 1 घंटे में निपटाना या 4 घंटे के काम को 2 घंटे में निपटाना? तो उनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो थी कि 4 घंटे को काम को वो 1 घंटे में निपटा देते थे। मतलब इतने ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते थे वो कि काम को बहुत ही अच्छे से वो पूर्ण करते थे। ठीक है, पहली बात तो ये कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से, कि जो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को करने में 4 घंटे लगेंगे वो उसको 1 घंटे में कर लेते। आप अभी भी अपने कोई काम देखो, अगर ऑर्गेनाइज वे से करते हो तो काम जो समय नॉर्मल लगता है उससे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है ना, प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप मॉर्निंग में उठो तो पूरे दिन की प्लानिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो वही काम जो है महादेव जी बहुत अच्छे से करते थे प्लानिंग, और उसे एग्जीक्यूट भी करते थे, इसीलिए उनके 4 घंटे के काम को 1 घंटे में वो हो जाता था। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक ने महादेव भाई की प्रतिभा को किस जैसा बताया है? अब हमारे जो लेखक हैं वो महादेव की क्वालिटी को किस जैसा बताते हैं? उच्च कोटि का, सूर्य के समान, शुक्र तारे के समान या बृहस्पति के समान? तो हमारे लेखक ने पूरा पाठ ही उनके ऊपर लिखा है और उसका नाम ही रखा है शुक्र तारे। तो यहाँ पर महादेव जी की जो क्वालिटीज है वो बताई गई हैं शुक्र तारे के समान। प्रश्न संख्या 16 है, महादेव भाई देसाई कौन थे? अब बात आती है जिनके ऊपर ये पाठ लिखा गया वो हैं कौन?
गांधी जी के सहपाठी, गांधी जी के निजी सचिव, एक समाज सुधारक या एक राजनेता। तो मैंने क्या बताया था, महादेव देसाई जी जो है वो गांधी जी के निजी सचिव थे। सचिव का मतलब जानते हो ना, सेक्रेटरी, जो उनको पूरे दिन की अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताते। सेक्रेटरी का मतलब समझ, सचिव मतलब होता है सेक्रेटरी, तो यहाँ पर उनके वो पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव थे। प्रश्न संख्या 17 है, महादेव ने गांधी जी की आत्मकथा का कौन सी भाषा में अनुवाद किया है। अब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी, इंग्लिश में लिखी। अब इसका अनुवाद करने का काम किसको दिया गया, महादेव जी को दिया गया। अब महादेव जी ने गांधी जी की आत्मकथा की कौन सी भाषा में अनुवाद किया, हिंदी, गुजराती, मलयालम या अंग्रेजी। तो वो उन्होंने जो करी थी वो गांधी जी ने उसे हिंदी में लिखा और महादेव जी ने उसे अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो समझ गए ना, गांधी जी ने लिखा हिंदी में और उन्होंने अनुवादित किया अंग्रेजी में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18, महादेव का किस चीज में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनकी ऐसी क्या चीज थी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। क्या चीज़ थी, बोलने में, काम करने में, लिखावट में या चलने में। तो जो मुकाबला नहीं कर सकते थे वो थी उनकी लिखावट यानी कि उनकी राइटिंग। उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी और बहुत ही स्पीड से वो लिखते थे, तो उसमें कोई भी उनको बीट नहीं कर सकता था। प्रश्न संख्या 19 है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है, सत्य का प्रकाश, सत्य का प्रयोग, सत्य वचन या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य का प्रयोग, क्योंकि भाई देखिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही लेकर पूरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, किया था स्वतंत्रता संग्राम। तो इसलिए उन्होंने वो जो सत्य का प्रयोग किया और उसका असर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी आत्मकथा को, अपनी आत्मकथा ही का नाम ही उन्होंने यही रख दिया। प्रश्न संख्या 20 है, गांधी जी को किसकी मौत का सदमा लगा। अब गांधी जी के जो सबसे करीब होगा उन्हीं की मौत होगी तो उन्हीं को झटका लगेगा ना। तो उनके सबसे ज़्यादा करीब कौन थे, महादेव देसाई जी। जब उनकी मृत्यु हुई तो गांधी जी को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। उन्हें लगा कि उनके शरीर का कोई अंग ही जो है उनसे कट के अलग हो गया है। तो क्या था, महादेव लेखक प्यारेलाल या संपादक मित्र। तो किसकी मौत का सदमा लगा था, वो थे महादेव देसाई जी की मृत्यु का, क्योंकि वो पूरी तरीके से उन पर डिपेंड थे। गांधी जी बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, तो इस वजह से वो काफ़ी हर्ट हुए थे। प्रश्न संख्या 21 है, शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है। महादेव को, गांधी जी को, लेखक को या इनमें से नहीं। तो जैसे हम बता रहे महादेव जी को बोला गया है। क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हरीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड क्यों भेज दिया। अब क्रॉनिकल जो है वो पत्रिका के जो संपादक थे हार्नीमैन, उनको क्या किया गया, उनको देश निकाला देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। मगर उनको देश निकाला दिया क्यों किया, क्या रीज़न था कि भाई उनको दिया गया। देखिए क्या है ऑप्शन यहाँ, क्योंकि वे सुस्त थे, अपना काम निष्ठा से नहीं करते थे, निडरता से अपना कर्तव्य निभाते थे, गद्दारी करते हुए पकड़े गए थे। तो कारण क्या था, वो था कि वो निडरता से अपना कर्तव्य निभाते थे। भाई अंग्रेज सरकार जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है अत्याचारी थी। जो हार्नीमैन थे उन्होंने ये सारी सच्चाई बिना डरे जो है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में छापना शुरू कर दिया। इसलिए उनको लगा कि भाई जनता यहाँ की भड़क जाएगी अंग्रेज़ सरकार को, तो उन्होंने सीधे हार्नीमैन को वहाँ से हटाया और वापस इंग्लैंड भेज दिया। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ सरकार के समय क्या था कि जितने भी पत्र पत्रिकाएँ थी वो सभी सरकार के अंडर आती थी, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं। जैसे अभी आप देखते हो कि स्वतंत्र रूप से जितने भी समाचार पत्र पत्रिकाएं न्यूज़ चैनल से काम करते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अब जब आप सरकार के विरुद्ध लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप पे कार्रवाई होगी। तो हार्नीमैन ने यही किया, तो उन पे कार्रवाई हुई, उन्हें देश निकाला दिया गया और वापस उनके देश यानी कि इंग्लैंड उनको भेज दिया गया। प्रश्न संख्या 23 है, महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण रोज कितना पैदल चलते थे। ये लोग कितना ज़्यादा पैदल चलते थे, तो 11 मील, 10 मील, 12 मील या 9 मील। तो वो लोग करीबन चलते थे कितना, 11 मील। इतना पैदल, बहुत लंबा होता है 11 मील, ठीक है ना। तो 11 मील पैदल वो लोग चला करते थे।
महादेव की मृत्यु का एक बड़ा कारण क्या माना गया? भाई उनकी मृत्यु काफी अर्ली हो गई, तो इसका कारण क्या माना गया था? 11 मील रोज पैदल चलना, कठिन काम करना, जी तोड़ मेहनत करना, 4 घंटे का काम 1 घंटे में करना। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण माना गया वो था 11 मील रोज पैदल चलना। भाई 11 मील रोज पैदल चलने से इंसान के शरीर की जो शक्ति होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भाई या तो आप जितना जितना आप एक्टिव हो उतनी आप एनर्जी चीज़ें लेते रहो तो आपके शरीर बने, लेकिन वो काम ज़्यादा करते थे, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते थे, और वो भी इतना ज़्यादा पैदल चलना, तो वो उनके लिए नुकसान का कारण बन गया और वही उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। प्रश्न संख्या 25 है, महादेव की मृत्यु के बाद भी गांधी जी किसके नाम की जगह अपना नाम उनका नाम पुकारते थे? अब देखिए, किसके नाम की जगह उनका नाम पुकारते थे, यानी महादेव जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद गांधी जी किसके नाम की जगह उनका नाम पुकारते थे? देखिए, महादेव लेखक प्यारेलाल या संपादक मित्र, तो किसका नाम पुकारा करते थे? प्यारेलाल। अब क्या हुआ, जब महादेव जी का देहावसान हो गया तो उनकी जगह पोस्ट पर आ गए प्यारेलाल जी। महादेव की जगह पर कौन आ गए? निजी सचिव की जगह प्यारेलाल जी। अब जब भी प्यारेलाल जी को पुकारा जाता तो गांधी जी महादेव ही निकलता था उनके मुंह से, तो यहाँ पर प्यारेलाल के नाम की जगह वो हमेशा महादेव महादेव ही बोला करते थे। ऐरे जख्म जोगे नहीं जसे, ये घाव कभी योग से भरेगा नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां किसने दी हैं? दंडी, माघ, कबीर या भर्तृहरि ने। तो ये पंक्तियां जो हैं भर्तृहरि जी ने लिखी हैं, और जब महादेव जी का देहावसान हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने इन पंक्तियों को बोला था, इस पाठ में लिखा हुआ है। तो वो पंक्तियां किसकी हैं? भर्तृहरि की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। क्या दिया है? मित्रों के बीच मजाक में अपने को गांधी जी का कुली कहने और कभी कभी अपना परिचय उनके खाना पकाने वाले, मशक से पानी ढोने वाले ये व्यक्ति अथवा गधे के रूप में देने से भी कौन गौरव का अनुभव किया करता था? ऐसा कौन व्यक्ति था जो अपने आप को गांधी जी का हमाल, मशक, गधा सभी कुछ कहकर जो है गौरव का अनुभव करता था, बड़ा बड़ा सम्मानित महसूस करता था? ऐसा कौन व्यक्ति था? महादेव, शंकरलाल बैंकल, लेखक या उमर सोबानी? तो वो कौन थे? वो थे महादेव जी। वो सभी कुछ, क्योंकि गांधी जी के लगभग सारे काम वो किया करते थे, तो मतलब उनके आप ये बोल लीजिए उनका हमाल था, उनका सामान ढोना था, उनका गधा बन जाते थे, तो सभी कुछ वो बोले करते थे कि मैं गांधी जी का ये सब कुछ हूँ। प्रश्न संख्या 28 है, गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी क्या करते थे? गांधी जी के पास आने से पहले वो क्या किया करते थे? वे सेना में थे, वे सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे, वे व्यापार करते थे, वे खेती करते थे। तो जैसे हमने बताया था कि स्टूडेंट लाइफ में वो नौकरी करते थे, तो यहाँ पर सही क्या है? वे सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी किया करते। गांधी जी के पास आने से पहले तक वो गवर्नमेंट के जो ट्रांसलेटर का काम था वो किया करते थे। तो आपको बता दिया था मैंने कि क्यों ये अनुवाद विभाग स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 29 है, लेखक ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों की क्या विशेषता बताई है? जो हमारे लेखक हैं उन्होंने बताया कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं उनकी कुछ विशेषताओं से हमें उजागर किया। वो विशेषताएं क्या हैं? ये अपने साथ पत्थर बहाकर लाती हैं, इनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मुलायम व उपजाऊ होती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी में कंकड़ पत्थर होते हैं। तो जो लेखक ने जो क्वालिटी बताई है वो क्वालिटी क्या है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मुलायम व उपजाऊ होती है। आप देखेंगे जो जैसे आप गंगा नदी को ही देख लीजिए, बिहार और यूपी दोनों में ही है, जो बहकर आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती है। तो जिनके तटों पर आप देखेंगे बहुत सारी खेती होती है ना, तो इसकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ और मुलायम होती है। प्रश्न संख्या 30 है, महादेव भाई हंसी मजाक में अपने को क्या कहते थे? क्या कहते थे? गांधी जी का हम्माल, गांधी जी का घोड़ा, गांधी जी का गधा या इनमें से कोई नहीं। तो वो हंसी मजाक में क्या कहते थे? वो बोलते थे गांधी जी का हम्माल हूँ, यानी कि जहाँ भी जाता हूँ उनका सारा सामान लेकर जाता, उनके सारे कामों को करता, इसीलिए महादेव जी अपने आप को गांधी जी का हम्माल कहा करते थे। प्रश्न संख्या 31 है, शुक्र तारे के समान पाठ के लेखक कौन है? अब ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारे लेखक कौन है?
स्वामी आनंद, रामविलास शर्मा, काका कालेलकर या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है हमारे स्वामी आनंद जी। इन्होंने महादेव जी और गांधी जी के जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस पाठ में उजागर किए हैं और हमें बताया है कि महादेव जी गांधी जी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे और महादेव जी के अंदर कितनी क्वालिटी। देखिए, हम गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला उनके पीछे कौन था? महादेव जी थे, तो उनके बारे में नहीं जानते। तो इस पाठ में स्वामी आनंद जी ने जो है महादेव जी के बारे में हमको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है? महादेव जी ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? अब गांधी जी की ऐसी कौन सी पुस्तक थी जिसका अनुवाद महादेव जी ने किया? मेरी आत्मकथा, भारत एक खोज, सत्य की परीक्षा या सत्य के प्रयोग। तो उनकी कौन सी सुप्रसिद्ध कविता थी? वो था सत्य के प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा थी, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। गांधी जी की आत्मकथा को ही महादेव जी ने अंग्रेजी में अनुवादित किया था। प्रश्न संख्या 33 है, गांधी जी के वायसराय को जाने वाले पत्र किसकी लिखावट में होते थे? अब गांधी जी अंग्रेज सरकार, वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, कर रहे थे, तो अंग्रेजी सरकार से भी बहुत ज़्यादा पत्राचार उनका हुआ करता था। अब अंग्रेजी सरकार को जितना भी पत्राचार होता था वो अंग्रेजी लैंग्वेज में ही किया जाएगा, इंग्लिश में ही किया जाएगा। तो वो कौन लिखा करता था, किसकी लिखावट में होते थे? तो वो थे नारायण, प्यारेलाल, दुर्गा बहन या महादेव भाई। तो वो किसकी लिखावट में हुआ करते थे? वो होते थे महादेव भाई की लिखावट में हुआ करते थे। भाई देखिए, एक तो उनकी लिखावट अच्छी, उनका इंग्लिश में कमांड अच्छा, और हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते थे। तो ये उनके अंदर क्वालिटी थी महादेव जी के अंदर। तो गांधी जी के, और वो निजी सचिव भी थे, तो ये सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? महादेव भाई पर आ जाती है। तो वो काफ़ी अच्छे से डिटेल में किया करते थे ये काम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। क्या दिया है? कौन से धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों से किए बिना गांधी जी के पास ले जाने से संकोच करते थे? अब क्या होता था भाई, बहुत सारे अंग्रेज आते थे जो बहुत सारे लेख या टिप्पणियां लिखा करते थे। अब उनकी जो लेख और टिप्पणियां हुआ करती, जैसे कोई एक घटना घटी, उस पर सब लोग अपने अपने व्यूज़ में अपनी अपनी टिप्पणियां किया करते थे। तो वो अंग्रेज भी टिप्पणियां करते थे, लेकिन क्या करते थे, उन्हें डर लगता था कि गांधी जी के ले जाने से पहले एक बार हम इसको चेक कर लें कि जो सबसे बेस्ट है। भाई हम किसी से भी अगर हम सिमिलर करेंगे तो सबसे बेस्ट से सिमिलर करेंगे ना, तो बेस्ट कौन हुआ करते थे? महादेव जी। तो महादेव जी के साथ वो लोग अपनी टिप्पणियों को जो है मिलान किया करते थे। वो लोग कौन थे बताइए? कार्ल मार्क्स, लास्टी, लुई फिशर गंधर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन होते थे वो लोग? वो थे लुई फिशर और गंधर। ये दोनों अपनी टिप्पणियों को महादेव जी की टिप्पणियों के साथ पहले कंपेयर करते थे और तब गांधी जी के पास ले जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? ट्रुएन संपादक श्री कालीनाथ राय को कितने साल की जेल की सजा हुई? अब जो उनको, भाई मैंने आपको जैसे बताया कि जो पत्र पत्रिकाएं थी वो सभी कुछ अंग्रेज सरकार के अंडर में थी, सब उन्हीं के अंडर आती थी, स्वतंत्र नहीं थी। तो कोई भी अगर कोई भी संपादक गलत चीज़ों को छाप दे या कुछ कर दे तो सरकार उन्हें सजा दे दिया करती थी। तो उसी तरीके से ट्रुएन संपादक श्री कालीनाथ राय जी को भी सजा हुई। तो कितने साल की सजा उनको दी गई थी अंग्रेज सरकार द्वारा? 10 साल की, 12 साल की, 13 साल की या 5 साल की। तो उनको उसके लिए सजा मिली थी 10 साल की कारावास की। प्रश्न संख्या आते हैं 36 पे। क्या है? सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को कौन से स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया? भाई 1919 में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, तो अब गांधी जी भी जाना चाहते थे भाई वहाँ पर लोगों को कंसोल करने के लिए, इतनी और प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज सरकार को तो पता था कि अगर गांधी जी जाएंगे तो बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, सरकार का विरोध खुल के, जबकि अंग्रेज सरकार खुद ये जानती थी कि ये हत्याकांड बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से जो है, जब उनको लगा कि अब अगर गांधी जी वहाँ पहुँच गए तो बहुत ज़्यादा बड़ा जलसा हो जाएगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो इस डर से उन्हें लगा कि भाई गांधी जी को वहाँ जाने से पहले ही कहीं पर पकड़ लो, ताकि हम अगर उनको गिरफ्तार करके रख लेंगे तो फिर
जो है इतना कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब वो कौन सी जगह थी जहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया? वो जगह कौन सी थी बताइए? फरीदाबाद, पलवल, अमृतसर या दिल्ली? तो जहां पर उनको जिस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया वो स्टेशन था पलवल। यहाँ पर उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रोटेस्ट के लिए पहुंचने से पहले। प्रश्न संख्या 37 है, लेखक साबरमती आश्रम में रहने के लिए कितने महीने के लिए गया था? अब लेखक, जो हमारे लेखक हैं स्वामी आनंद जी, उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा, उन्होंने महादेव जी के बारे में लिखा, तो वो ऐसे तो लिख नहीं देंगे। जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक तो नहीं लिखेंगे। तो हमारे लेखक जो हैं स्वामी आनंद जी, वो कुछ टाइम के लिए रहने के लिए कहाँ गए थे? साबरमती आश्रम। तो वहीं पर उन्होंने हमारे गांधी जी और महादेव जी के बारे में जाना और वही चीज़ हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करी। तो वो कितने महीने के लिए गए थे साबरमती आश्रम रहने के लिए? तो वो गए थे आपके 6 महीने, यानी 6 मंथ तक वो साबरमती आश्रम में रहे। वहाँ पर उन्होंने इन सब के बारे में अच्छे से देखा, पढ़ा और फिर उसके बारे में उन्होंने ये लेख में हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या है 38, लेखक स्वामी आनंद का जन्म कब हुआ? जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ोगे, कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, तो लेखक परिचय, उनकी भाषागत विशेषताएं, पाठ प्रवेश, पाठ, उसके बाद पाठ के बाद की टिप्पणियां, शब्द अर्थ, सभी कुछ पढ़ना जरूरी है ना? तो उसी तरीके से ये आता है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, लेखक है हमारे स्वामी आनंद, अब इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, या उन्होंने कितनी पढ़ाई करी है, या उन्होंने कहाँ जॉब करी, उन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, ये सभी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? लेखक परिचय में। पाठ से पहले जो लेखक परिचय रहता है ना, उसमें आपको सब मिलेंगे, तो उसको पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेखक स्वामी आनंद का जन्म कब हुआ? सन 1880 में, सन 1881 में, सन 1885 में, सन 1887 में। तो स्वामी आनंद का जन्म हुआ सन 1887 में, यानी कि 1887 में उनका जन्म हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39, लेखक स्वामी आनंद का जन्म कहाँ हुआ? अब देखिए कब हुआ, अब कहाँ हुआ, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ जन्म हुआ? तो आप जगह का नाम, स्टेट का नाम, जो भी आपको पता है, जो भी पाठ में लिखा है उसे आप लिख सकते हो। काठियावाड़ गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, जमशेदपुर झारखंड। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वो था काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था सन 1887 में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 में, क्या दिया गया है? लेखक स्वामी आनंद का देहावसान कब हुआ, यानी कि अब उनकी मृत्यु कब हुई? तो सन 1971 में, सन 1975 में, सन 1976 में, सन 1980 में। तो उनकी मृत्यु हुई, यानी कि उनका देहावसान कब हुआ? सन 1976, यानी कि 1976 में उनकी मृत्यु हुई। तो मतलब ये बहुत ही रिसेंटली कवि लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले और बाद की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराया है। तो इस प्रश्न के साथ हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। तो जितने भी MCQs हम समझ सकते थे हम सब लेकर आए और हर जगह से लेकर आए। तो ध्यान रखिए, इसी तरीके से आप अपने पाठ को पूरा पढ़ोगे। जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए MCQ क्या होता है, वो एक लाइन में एक ही अगर कोई चीज़ बताई गई है तो उसी से 3 से 4 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से हर चीज़ को पढ़ना है। तो अभी और भी चैप्टर, जैसे हमारा गद्य खंड तो खत्म हो गया, अभी हमारा पद्य खंड बाकी है ना। तो अब हम पद्य खंड के आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे MCQs। तो तैयार रहिएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।